अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, 16 अक्टूबर गुजरावाला जिना स्टेडियम, जलसायाम, अपोजिशन, काफ़िले, झुरमट, आम आदमी, सियासतदान, खिताबात, अल्फाज के इस मजमूए का नाम है PDM का पहला एहतजाजी जलसा। हुकूमत बदल जाएगी या अवाम बहल जाएगी, तारीख तो रकम होगी, लेकिन लागत की रकम कौन बताएगा? बेहकनी होगी या तानाजनी? कितने अफराद लौटेंगे बामुराद? कदरें बदली के नहीं, मौर्रख तारीख तो लिखेगा, लेकिन कैसी? इसका तयन आज का जलसा करेगा। और सबसे अहम सवाल जो इस अवामी मुजाहरे का होगा वो गरीब की आमद है, यानी अगर ये जम्मे गफ़ीर होगा तो कितना इसमें गरीब होगा। एक बात तो पक्की है, मारा मारी हो या मुँह मारी, अवाम के लिए होगी या अवाम के साथ, कल ही पता चलेगा। और यहाँ पर फिर यही कहूँगा, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। सरकार और कार सरकार से कतई नज़र ये जिक्र ज़रूरी है कि वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को स्टेडियम भरने का चैलेंज किया तो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने कबूल कर लिया। स्टेडियम भर गया तो अपोजिशन चैलेंज जीत गई, ना भरा तो हुकूमत। लेकिन क्या जमहूरी कदरें यही हैं? यानी स्टेडियम भरा तो आटा चीनी दस्तयाब हो जाएंगे, गैस और बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा, अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम हो जाएंगी, तबाह मईशत में जान आ जाएगी, अवाम खुशहाल हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो होगा उसका थोड़ा नक्शा आपके सामने रखता हूँ। दोनों यानी हुकूमत और अपोजिशन में जिसने चैलेंज जीता वो यूँ खुश हो के बयान जारी करेगा कि जैसे आज ही उसने अवामी नुमाइंदा होने का हक अदा कर दिया, उसका सियासतदान होना आज काम आ गया, उसकी ज़ात ने वो मार्का मारा है कि तारीख़ कभी नहीं भूलेगी, उसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। वो कितना दूर अंदेश तसव्वुर किया जाएगा, इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सबसे अहम बात तो यह है कि अगले दिन का सूरज तलू होने तक उसके डंके बजेंगे, क्योंकि उसने डंके की चोट पे चैलेंज दिया या कबूल किया था। अब ज़रा बारीक नुक्ते पर बात हो जाए जिससे अदारिये भरे मिलेंगे आपको। वो है पाकिस्तान का ज़रई मुल्क होना। ये सोच सबसे ज़्यादा वर्ताए हैरत में डालती है कि ज़रई मुल्क में गंदम की किल्लत, मईशत कहाँ जा रही है इसका तो पता नहीं, लेकिन गंदम कहाँ जा रही थी इसका पता सबसे ज़्यादा अपोजिशन को है। और अब कहाँ से आ रही है ये हुकूमती वज़रा बता रहे हैं। काश गंदम की ये आनिया जानिया कोई मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को भी बता सकता, जिन्होंने कहा था कि जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खूशे गंदम को जला दो। जहाँ जमहूरियत के नाम पर इतना कुछ हो रहा है, वहीं अर्ज़ वतन पर कुर्बान होने वालों को भी सलाम है। कौम के दिलो दिमाग और अरवाह अजसाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर शोहदा, जांबाज सिपाहियों और गाजियों की यादों की खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। इम्तहान और आजमाइश की हर घड़ी और हर मौका पर अल्लाह ताला की खुसूसी मदद अहले पाकिस्तान के शामिल हाल रही। वतन अजीज़ की पाक फोर्सेस ने हर मुश्किल में दुश्मन के वार को रोकने के लिए अपने सीने ढाल बनाए और जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तानी अफवाज के खुफिया इदारों ने तारीख़ की सबसे बड़ी खुफिया जंग लड़ी और सफाक दुश्मन को ऐसे ज़ख्म लगाए कि दुश्मन आज भी अपने ज़ख्म चाट रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन की हिफाजत पर माबूर हर सिपाही को सलामत और सर बुलंद रखे, जो कि बर्फ़ज़ारों, रेगज़ारों और कोहसारों पर अहले पाकिस्तान को दुश्मन के शर से महफूज रखने के लिए सीना सफ़र हैं, आमीन। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं मेहमानों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, खबरों और तजिए के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। यहाँ पे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक है और लाज़िम बात है अलमदार बलोच, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम अलमदार। वालेकुम अस्सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ एक और शख्सियत, बड़ी अहम शख्सियत, शोबा सहाफ़त से उनका भी ताल्लुक है, लेकिन उनकी तजर्बे की तवालत बड़ी तवील है और यूँ कह लें कि कई सालों पर या दहाइयों पर मबनी है। और इस वक्त वो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी शिरकत, वक्त और तजिए का बहुत शुक्रिया। अदनान सर, मैं आपकी जानब आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा क्वेश्चन पूछ लूँगा और ये जो लीडिंग स्टोरी है अखबारात की ज़ीनत बनी, उस हवाले से मैं अलमदार साहब से पूछूंगा। अलमदार, आप तो मौजूद थे कल उस इजलास में जो PDM का हुआ इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे बड़ी सियासी हिकमत अमली पर मशावरत की गई और एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान बचाने के लिए यकजा हुए हैं, झूठे इल्ज़ामात नहीं, सबूत हैं तो अदालतों में पेश करो। एक तो ये उनका बयानिया है, या यूँ कह लें कि वो जो जिसके बारे में हुकूमत भी बार बार कहती है उसके हवाले से वो सफाइयाँ देते रहते हैं, लेकिन असल मामला तो ये है कि आज जलसा है गुजरावाला में जिना स्टेडियम, और उसी जलसे के हवाले से मशावरत होनी थी और इजलास था, तो क्या हुआ वहाँ पे ज़रा बताएँगे? सबसे पहले तो राना साहब आपका शुक्रिया कि आप मौका देते हैं कि हम भी अपने जो एक सियासी सूरत हाल पे तजिया है या जो सूरत हाल हमारे सामने होते हैं वो हम अपने नाज़रीन के सामने रखें। लोगों के PDM का ये पहला इजलास था, यानी कि मौलाना फजल रहमान की सदारत में जो पहला इजलास था। इस इजलास की 2-3 अहम चीज़ें थी जो अहम नुकात थे कि ये इजलास बुलाया गया। एक तो ये कि जो एहतजाजी तहरीक अपोजिशन ने अब शुरू कर दी है, ऐलानात हो गए हैं कि आज वो 16 को यानी कि पहला जलसा आज हो रहा है गुजरावाला में, फिर इसके बाद वो कराची में, फिर क्वेटा, इसी तरह। यानी पहले जलसे से पहले ये आखिरी इजलास था PDM का? नहीं, PDM का यानी जलसों से पहले का आखिरी इजलास। हाँ, मतलब आप देखें ये इजलास तो ये बैठ के तो अब चलती रहेगी। अगर आज मतलब अब ये तहरीक को यानी जलसे के सिलसिले से पहले तो आखिरी था ना? हाँ, जलसों मतलब जो अब तहरीक शुरू हो चुकी है उससे पहले ये एक इजलास हुआ, और उसमें मतलब कल जो इजलास हुआ उसमें जो हमारी जो रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, मियां इफ्तिखार, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर, तो बाहर जब ये निकले तो शाहिद खाकान अब्बासी से दोस्तों ने बातें की, पूछा कि मसलन क्या ये तहरीक जो पिछली तहरीकें बनी थी उस तरह कामयाब होगी या फिर अपोजिशन मौलाना को, दोनों बड़ी जमातें पिछली दफ़ा जिस तरह हुआ उस तरह हो जाएगा। मतलब मुख्तलिफ जो सहाफ़ी के जहन में सवाल आते होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने कल वहाँ देखी कि अब अपोजिशन जो रहनुमा हैं या अपोजिशन जो है वो कदरे पहले की निस्बत बड़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर अब एक वो मोमेंटम नज़र आ रहा है कि अब निकलने के लिए अपोजिशन जो है वो जिस तरह ऐलान कर चुकी है वो तैयार है। और आप देखें कि अपोजिशन की तरफ से जब ये एहतजाजी तहरीक की यानी कि जलसों का ऐलान किया गया, तारीख का ऐलान किया गया, दूसरी तरफ जो नायब की तरफ से जो गिरफ्तारियाँ और वारंट्स जारी हो रहे हैं, तो ये जो एहसन इकबाल का आपने कहा ये उसी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के परसों उनके वारंट्स गिरफ्तारी जारी हुए। इसी तरह मरीम नवाज़ को बुलाया गया, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया। तो अपोजिशन ये कह रही है कि ये एक हुकूमत की तरफ से एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारी अपोजिशन जो निकल रही है, जो तहरीक शुरू हो रही है, उसको दबाया जाए। साथ उनका ये कहना कि सबूत हैं तो अदालतों में। मैंने ये पहले भी आपके साथ प्रोग्रामों में 1-2 प्रोग्रामों में बैठ के ये बात की कि आज बहुत से अपोजिशन, 1-2 रहनुमा, खुर्शीद शाह का हम नाम लेते हैं, साल से ऊपर हो गया है, सबूत मसलन आप उनको यानी कि अदालतों में आप वो चीज़ें पेश नहीं कर सके कि इस बंदे पे इल्ज़ाम ये है, ये चीज़ें इन्होंने की हैं। तो ये चीज़ अपोजिशन जो कह रही है कि आप सबूत तो ले आए, फिर आपको अच्छा इल्ज़ाम होता है। दूसरा मकसद ये है कि जब कल बैठक हुई है उसमें क्या जलसे के हवाले से खास बातें हुई या ये नैब शैब और गिरफ्तारियां पकड़? बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, 2 से 3 नुकान थे। पहले तो यही जलसा था, गुजरावाला के जलसे को कामयाब, क्योंकि पहला शो है आपका PDM का, यानी कि पहला शो है, तो पहले शो को वो कहते हैं कि पहला शो आपका अच्छा होगा, बेहतरीन होगा तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी ही गुजरावाला का जलसा था कि उसको कामयाब किस तरह बनाना है,
حکمت عملی پر بات کی گئی. ساتھ یہ جو نیب کی طرف سے گرفتاریاں اور یعنی اوور بہت ساری باتیں یہ لائے باتیں ہوئی ہیں بالکل, اور ساتھ ساتھ پھر پی ڈی ایم کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مرکز کی سطح پہ یہ ڈھانچہ تشکیل پایا ہے, تو اس کو انہوں نے صوبائی سطح پہ بھی لے کے جانا ہے, پھر ضلعی سطح پہ بھی لے کے جانا ہے. تو اس پہ بھی بات چیت کی گئی ہے کہ اب ہم جب تحریک شروع ہوگی, آپ کو پتہ ہے جب صوبائی اور ضلعی سیٹ اپ ہوگا تب آپ تحریک منظم ہوگی, اور پھر جلسوں کے لیے بھی آپ کے پاس تیاری کا سلسلہ جو وہ بہتر انداز میں ہوگا. یہ ساری اس چیز پہ بات ہوگی. عدنان صاحب کی جانب رخ کرتا ہوں. عدنان صاحب, آج جلسہ ہے اپوزیشن کا, احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا, پہلا جلسہ ہوگا گجرانوالہ میں, اجازت تو مل گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب واقعی جو بیان نظر آتے رہے, جو دعوے کیے گئے اپوزیشن کی جانب سے, وہ کتنے کارگر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سیاست میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے, اور سیاست میں ہر بات جو ہے وہ نہیں ہوتی اصل میں جو سیاستدان کہہ رہا ہوتا ہے. پوسچرنگ اور ہوتی ہے, پالیسی اور ہوتی ہے. تو اپنے ورکرز کا مورال بلند رکھنے کے لیے, اپنے ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے, متحرک کرنے کے لیے بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں, اور اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ فنڈنگ کرتے ہیں ان کو ساتھ انگیج رکھا جائے. اگر جو فنڈنگ کرنے والے ہیں, پیسے دینے والے ہیں سیاست کے لیے, ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ تو ابھی حکومت میں آ نہیں رہے, تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. تو اس لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بس اب تو یہ جانے والی ہے حکومت اور ہم آنے والے ہیں, تاکہ جو فنڈنگ کرنے والے ہیں وہ ذرا فنڈنگ کرتے رہیں. تو یہ تو کوئی نارمل بات ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. میں تو 30 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں. چلیں, میں دعووں پہ تو بعد میں آؤں گا, لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ کورونا ایس ای پیز, کیونکہ یہ جو معاہدہ طے پایا ہے, اجازت جو ملی ہے, اس میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت کورونا ایس او پیز جو ہیں ان کی شرط رکھی گئی ہے, ان پر عمل درآمد ضرور کرنا ہوگا. کوئی کارکن بغیر ماسک کے اسٹیڈیم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ان کو اپنایا جائے گا یہ احتیاطی تدابیر کو؟ 28 شرائط ہیں اس میں, بالکل, اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کرونا کے لیے جو احتیاطی اقدامات کریں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ عمل پوری طرح ہوگا. زیادہ تر لوگ جو ہیں عمل نہیں کریں گے. ہزاروں کی تعداد میں کارکن یہ جمع کر رہے ہیں فیصل آباد, لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن سے. 3 ڈویژن خاص طور سے متحرک ہیں. سینٹرل پنجاب جو کہ گڑھ ہے مسلم لیگ نواز کا, زیادہ تر سیٹیں بھی انہوں نے یہیں سے جیتی ہیں, یہیں پہ نواز شریف کی زیادہ مقبولیت بھی ہے. تو یہاں سے جو ہزاروں کی تعداد میں کارکن جمع ہوں گے, ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ سارے ماسک پہنیں گے, اور ایسے وقت میں جبکہ حبس ہے, گرمی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے. انہوں نے بس دستخط کر دیے ہیں تاکہ اجازت مل جائے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ کوئی سزا یافتہ شخص تقریر نہیں کر سکے گا. اس کا اطلاق 2 لوگوں پر ہوتا ہے, ایک مریم نواز پر اور دوسرا نواز شریف پہ. دونوں کو احتساب عدالت سے سزا مل چکی ہے. تو لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں, جو کہ مین اٹریکشن ہوں گی اس جلسے کی, وہ خطاب نہ کریں؟ ویسے تو انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ نواز شریف کا ٹیلی فون کے ذریعے خطاب ہوگا, تو وہ شاید رک جائے, لیکن مریم نواز کا خطاب تو ہوگا. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بس کاغذی معاہدہ ہے, اس پہ عمل مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. نہیں, وہ عمل آپ کو ایس او پیز کے حوالے سے ہی نہیں لگتا, کیونکہ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہزاروں افراد ہو سکتے ہیں, یا یہ بھی کہ واقعی جو سزا یافتہ یا جو وہ باتیں ہیں خطابات کے حوالے سے, تقاریر کے حوالے سے, وہ بھی اپنائی جائیں گی؟ کسی بھی حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ عمل ہو سکے گا. ویسے جلسے کو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ واقعی عوام کا کوئی جمع غفیر آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ آمد بھی تو کافروں کی صورت میں ہے. جمع غفیر ہوگا, عوام کا جمع غفیر نہیں ہوگا. جو نون لیگ کے ورکرز ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہوں گے. ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. تمام یونین کونسل سے اور صوبائی حلقوں سے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ لائے جائیں. اور نون لیگ جو ہے اس کی سروائیول کا مسئلہ ہے, ان کی عزت کا مسئلہ ہے. انہوں نے ڈیٹ بدلوائی, پہلے کوئٹہ کا جلسہ منسوخ کروا کے گجرانوالہ میں رکھوایا. تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے, اس لیے وہ زیادہ ایکٹیو ہے. اصل میں وہ شو آف پاور کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مقبولیت ہے, ہماری اسٹرینتھ ہے, اور اس سے وہ مرعوب کرنا چاہتے ہیں حکومت کو. تو میرے خیال میں ہزاروں لوگ آئیں گے. البتہ اگر 20-25 ہزار سے زیادہ لوگ نہ آئے تو پھر اپوزیشن کو ایک جھٹکا ضرور لگے گا, کیونکہ پھر یہ تاثر پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ جلسہ تو ہر سیاسی جماعت کر ہی لیتی ہے, لیکن کوئی اتنی بڑی موومنٹ نہیں ہے جتنا یہ دعویٰ کر رہے تھے. اور لازم بات ہے کہ 11 جماعتیں ہیں اس میں شامل, اور جماعتوں کے حوالے سے اگر وہ اتنا بھی اکٹھ, لیکن اگر 20-25 ہزار افراد ہو جاتے ہیں تو وہ گراؤنڈ تو بھر جائے گا. لیکن میں بعد میں اس کی جناب آتا ہوں. میں ذرا علمدار سے پوچھ لوں. علمدار, کل کیونکہ آپ
इन लोगों को करीब से जानते हैं, मिलते हैं, तो एक दो चीज़ें तो बड़ी अहम मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आज जलसे में जिस तरह आमद होगी, बिलावल भुट्टो एक काफ़िले की सूरत में जाएंगे लाला मूसा से, उधर से मरीम नवाज़ आएंगी, मौलाना फजलुर रहमान आएंगे, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वहाँ पे मरकज़ी रहनुमाओं की, वो कैसी भरपूर पुरुम्मीद नज़र आती थी, या सिर्फ बातों की हद तक वो पुरुम्मीद हैं दावे? देखें, पहले तो राना साहब, जैसे अदनान साहब ने एक बात की है ना कि दावे बहुत किए जाते हैं, तो बात थोड़ी अगर हम इस तरफ कर दें कि 2 साल हो गए इस हुकूमत को भी दावे, मसलन ये भी हुकूमत जब आई तो खान साहब, इमरान खान साहब ने भी बड़े दावे किए थे, जब उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई, कैंपेन चलाई, तो बड़े दावे किए गए थे कि हम आएंगे तो कर्जे वापस लाएंगे, कर्जा लेंगे नहीं, गरीब, वो तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त खत्म हो जाएगी। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मैं उस बात को अटैच कर रहा हूँ कि वाकई सियासी जमातें कोई भी हो, वो जब अपनी इलेक्शन कैंपेन में जाती है तो दावे वादे किए जाते हैं, यानी ऐसे अवामी ताकत का मुजाहरा करें तो वो ऐसी बातें करते हैं। और उनकी इस बात से भी इत्तेफाक के आज तक जो वादे और दावे किए जाते हैं उन पर पूरा कोई नहीं उतरता, एक बात। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अपोजिशन, देखें अपोजिशन, अब ये मेरे ख्याल में, जो मैं अपनी एक राय रखता हूँ कि अपोजिशन के पास ये आखिरी मौका है कि उन्होंने आखिरकार, यानी कि परसों हमारी कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हो रही थी, तो बिलावल भुट्टो यानी कि इस ऐसे इत्तेहाद के लिए पिछले कोई 1 साल से कोशां थे कि हम कोई एक ऐसा इत्तेहाद बनाए जो साबका इसी तरह की तहरीकें चली हैं उसके तनाजुर में। तो बीच में ये कोरोना आ गया, फिर कुछ मसाइल आ गए, तो उसकी वजह से ये PDM, यानी कि ये जो इत्तेहाद बना PDM के नाम से, इसमें थोड़ी सी वो ताख़ीर हुई, ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था। अब ये है कि अब इत्तेहाद बन गया, अब अपोजिशन को ये पता कि ये उनके पास एक आखिरी, यानी कि इस लिहाज से कि अवाम को उन्होंने, यानी कि मोमेंटम देना है अवाम के अंदर, अब 2 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी है उसको सामने रख के अवाम को अपने साथ लेके चलना है। अदनान साहब की ये बात कि कारकुनान, मेरे ख्याल में आज मसलन जलसा नज़र आ जाएगा। इस वक्त जो आप कह रहे थे ना कि चैलेंज किए गए हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से चैलेंज हो गया कि जी आप भर के दिखाएं, उन्होंने कहा हम भर के दिखाएंगे, तो आप इस्तीफ़ा कब देंगे। रात को ही हमारे कुछ दोस्त वहाँ पर, साफ़ी दोस्त पहुँचे हुए हैं, तो उनके मुताबिक इस टाइम, यानी कि रात गए जब वो पहुँचे तकरीबन 12-1 के करीब, तो वो कह रहे थे कि इस टाइम ऐसे लगता है कि कुर्सियों के अलावा इस वक्त एक बड़ी, यानी कि बिल्कुल, मेरे भी वो लाइव फुटेज देखी हैं। अच्छा, फिर मुझे 1-2 बजे के टाइम, फिर उसके साथ ये बताया, जब बिलावल भुट्टो जो कि पंजाब में, अब देखें ये जो खासकर जिस इस वक्त जहाँ पर कमर ज़मान कायरा के हल्के में मौजूद है बिलावल भुट्टो जरदारी, वहाँ पर कायरा आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, उनकी अपनी एक बिल्कुल सूबे की सियासी शख्सियत है। फिर दीगर उनके जो रहनुमा हैं, रहीम यार खान से आपको पता है, मखदूम महमूद जो हैं वो पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा है वहाँ से। तो जो अदनान साहब की ये बात है ना कि 20 से 25 हज़ार का मजमा, ये उनकी ठीक है अपनी राय हो सकती है, मेरी राय में आज एक बड़ा पावर शो करेगी अपोजिशन। और 11 जमातें हैं, लेकिन मेन 3 जमातों के, या मेन 3 ना के बल्कि 2 जमातों के कारकुनान इस जलसे में बहुत बड़ी तादाद में, पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्योंकि गाड़ा है, ये 3 जो ये हैं, और पीपल्स पार्टी भी आपको पता है, जैसे लाला मूसा से, आपको ये लगता है कि 30-35 हज़ार से ज़्यादा लोग होंगे? अब मैं नहीं, इससे भी ज़्यादा होंगे, जो मेरी अपनी राय है। आज एक बड़ा पावर शो होगा पंजाब की, यानी कि अगर तारीख को देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज, मैं अपनी राय में देख रहा हूँ कि आज पंजाब में इस गुजरांवाला में तारीखी एक बड़ा जलसा नहीं, यानी सियासी हवाले से, और कहीं कहीं अदनान साहब जो कह रहे हैं कारकुनान भी होंगे, लेकिन आपको लगता है कि अवाम ज़्यादा आएगी? और आखिरी वही कि जो आपने पूछा कि अपोजिशन रहनुमाओं की जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका, देखें अब वही मैं कह रहा हूँ ना, आखिरी मौका है उनके पास, उनको अब मौका मिला है कि हमने अवाम, अब उनके ये है कि अवाम के अंदर वो मैसेज किस तरह पहुँचाते हैं इस तहरीक के हवाले से, कि उनका मकसद क्या है। अब मकसद, अब हुकूमत कह रही है, मेरा बॉडी लैंग्वेज पूछने का मतलब ये है कि क्या वो अपने चेहरों से, अपनी चाल ढाल से ये लगता है कि वो वाकई कामयाबी की जानिब जा रहे हैं, जलसा कामयाब कर पाएंगे, तहरीक अच्छी होगी, या एक नॉर्मल अंदाज में कि हाँ अब तो ये इम्तहान शुरू हो गया? बिल्कुल, मौलाना की अगर हम बात करें, कल जो शाहिद खान अब्बासी बाहर निकले या राजा परवेज अशरफ, सारों ने ये एक बात की है, उन्होंने कहा अब हुकूमत का जाना जो है वो अपोजिशन चाह रही है, हुकूमत अवाम के सामने हम जाएंगे और अवाम हमारा साथ देगी। सही, अदनान साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो क्योंकि लाहौर में मौजूद हैं और ये खबरें मुझसे ज़्यादा आपके पास होंगी, बल्कि अखबारात से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी, कि ये जो अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें रोका जा रहा है, पकड़ दकड़ जारी है, बैनर्स उतारे जा रहे हैं, होर्डिंग्स उतारे जा रहे हैं, एक तो ये सूरत हाल है अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ामात की, लेकिन दूसरी जानब हुकूमती
जितने भी वज़रा कह लें या हुकूमती अरकान जो भी बयान देते हैं वो ये कहते हैं ऐसी बात ही कोई नहीं है, ना रोका गया है, बड़ा फैसिलिटेट किया गया है। तो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पुलिस का कि वो कुछ ना कुछ हिफाजती इक़दामात करती है, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो। हमने तो आज तक कोई हुकूमत ऐसी नहीं देखी कि जो बिल्कुल ही खुला छोड़ दे किसी को। थोड़ा बहुत इंतजाम किया जाता है, खास तौर से जहां सरकारी दफातर हों वहां पे कंटेनर्स लगाए जाते हैं, पुलिस की दफरी ज्यादा रखी जाती है ताकि मॉब जो है वो हमला ना कर सके। लेकिन ये कि उनके जाने में तो कोई रुकावट नहीं है, कोई रास्ते नहीं बंद किए जा रहे हैं। अलबत्ता बैनर्स उतारे गए थे गुजरांवाला में, उनका कहना था कि इसकी आप पेमेंट करें तो फिर ये बैनर लगाए जा सकते हैं। लेकिन तो मेरा ख्याल है वो भी एक तिफलाना सी बात थी, उन्हें लगाने देते। अगर वो बैनर लगा रहे थे, एक सियासी अमल है और जलसा बड़ा भी हो जाए तो क्या हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है। अब इमरान खान ने 2011 में लाहौर में लाखों अफराद का एक जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पे, जिससे पूरी सियासत का रुख बदला। लेकिन 2 साल तक तो हुकूमत नहीं गई थी ना, 2 साल तक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की। लेकिन नाज़र एक जुमला तो है ना कि वज़ीर आज़म खुद कहते रहे कि मेरे खिलाफ अगर कुछ लोग भी बाहर आ गए, चंद अफराद बाहर आ गए तो मैं छोड़ दूंगा ये ओहदा या कलमदान। तो अब आपको क्या लगता है, अगर वाकई अफराद या जम्मे गफीर नहीं जितने भी अफराद आ गए तो कहीं ना कहीं वो कंट्रडिक्शन नहीं है जो हुकूमती साख को, हुकूमत की सियासत को ज़रा मुतासर करती हुई नजर आती? नहीं, कोई भी नहीं करती। सियासतदान तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। अब देखिए, मुस्लिम लीग नून ने भी 1 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हुए हैं, तो क्या वो सारे, अगर उनमें से 1/4 भी सड़कों पे आ जाए तो क्या हुकूमत जिसने 1,70,00,000 वोट लिए हैं वो इस्तीफा दे देगी? ये तो एक ऐसी कहने की बातें होती हैं। असल बात ये है कि इतना एहतजाज हो कि कराची से पेशावर तक पहिया जाम हो जाए, हड़ताल हो जाए कई रोज तक, 1 रोज तक नहीं कई रोज तक, और हुकूमत बिल्कुल मफलूज हो जाए कई हफ्तों तक, फिर इस्तीफा होता है। ये इस तरह जलसे जुलूसों से कौन इस्तीफा देता है? जलसे तो सब कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात है, पंजाब में गो अब वो बड़ी जमात नहीं है, इक्का दुक्का पॉकेट्स हैं, लाला मूसा, रहीम यार खान, तो वहां से अगर 10-20 हजार लोग आ जाएं तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। अगर वहां पे कमर जमान का एरा जो है 30-40 हजार वोट ले लेते हैं, उसमें से 5-6 हजार लोगों को वो जलसा गा ला सकते हैं। बस मुझे ये जवाब दे दें कि आपको क्या लगता है कि कितने फीसद या कितना अंदाजा है कि कितने हजार तक लोग आ सकते हैं और तहरीक आगाज जो है बेहतर होगा? देखिए, अगर तो 25-30 हजार लोग जमा हो गए तो एक अच्छा कामयाब जलसा समझा जाएगा। सही नाज़र, गुफ्तगू जारी है, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा, यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्दीकों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में अरमदार बलोच, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद हैं, और इसके साथ साथ सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक और शख्सियत मेरे साथ इस वक्त हैं, वो हैं लाहौर से नुमाइंदा सच न्यूज़ ज़ैन नकवी। और मैं अभी पहले ज़रा ज़ैन नकवी की जानिब भी जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। रान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआएं। ज़ैन, आपसे जो बात मुझे पूछनी है वो बड़ी अहमियत की यहाँ है। पहली बात तो ये क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर से मरीम नवाज़ जो हैं वो एक काफ़िले की सूरत में गुजरांवाला की तरफ जाएंगी। पहला जलसा शुरू होने वाला है, यानी आज वो पहला जलसा होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक जानना चाहूँगा कि रूट प्लान क्या है, और दूसरा सवाल भी मैं इसी के साथ आपके पास रखूँगा कि कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से बहुत बयानात सामने आए, उसको इल्ज़ामात का नाम दे दें, जो भी कह लें, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे? वाकई क्या कोई ऐसी पकड़ धकड़ है? रान साहब बहुत शुक्रिया। आज जो है वो बाकायदा तौर पे PDM का इकट्ठ होने जा रहा है गुजरांवाला में, और इस हवाले से जो मेज़बानी है वो मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे है। तो आज जो रूट प्लान है, मरीम नवाज़ बाकायदा तौर पे जाती उम्रा से रवाना होंगी एक काफ़िले की सूरत में, बरास्ता रायमंड होती हुई वो बाबू साहबू पहुँचेंगी, जहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद शाहदरा में इस्तकबाली कैंप है, जहाँ पहुँच के वहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा, और जो इस्तकबाल करने वाले रहनुमा और कायदीन हैं और कारकुनान हैं वो वहीं से जो है वो मरीम नवाज़ के साथ काफ़िले में जुड़ते जाएंगे। और उसके बाद शाहदरा से ये जो काफ़िला है GT रोड पे जो है वो जो
इंटरचेंज है काला शकाकू इंटरचेंज, उसको क्रॉस करेगा। उसको क्रॉस करने के बाद जो मुरीद के है वहाँ पे भी जगह जगह इस्तकबाली कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं, मरीम नवाज़ के इस्तकबाल किया जाएगा। वो काफ़िला जो है वो भी साथ जुड़ेगा। उसके बाद जीटी रोड से होता हुआ, क्योंकि रूट वही है, कामों की पहुँचेगा ये जलसा जो काफ़िला है, और ये काफिला वहाँ से जो है इस्तकबाल वहाँ पे भी किया जाएगा मुस्लिम लीग नून का, और वहाँ से भी एक बड़ा काफिला जो है ज़ैन, मैंने ये सुना है कि एक गुजरांवाला सिक्योरिटी इंतजामात हैं, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी मरीम नवाज को, और दूसरी ये बात कि छापा मार कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ है? जी अभी तक अगर कल रात तक देखा जाए तो हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के काफ़ी कारकुनान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ इसलिए ही कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें। और हमने ये देखा कि कल जो है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक के घर जो है वो छापा मारा गया, और उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मंजर आम पे आई। हमने देखा कि परवेज़ मलिक चूँकि घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके घर में जो लोग मौजूद थे, उनके बेटे अली परवेज़ मलिक के मुताबिक जो उनके मुलाजिम हैं उनको वहाँ से पुलिस जो है वो लेके गई। इसके अलावा लाहौर के अंदर जो यूनियन कौंसिल लेवल पे जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारियां भी जो हैं वो लाए। बल्कि कल एक बड़ी मज़े की बात ये हुई कि एक सरकारी टीवी का रिपोर्टर है जिसके वालिद जो हैं वो और चचा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बड़े कारकुन हैं और अच्छे जो हैं वो जाले साबित होते हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन हमने ये देखा कि कल जो है उनके घर भी रेड हुई, और जब उनके वालिद को नहीं तलाश किया गया तो वो जो सरकारी टीवी का रिपोर्टर है उसी को पुलिस उठा के ले गई। वो भी एक बड़ा मसला बना है यहाँ लाहौर के रिपोर्टर को उठा लिया गया। बिल्कुल, सरकारी टीवी का रिपोर्टर, और जब उसने बताया कि वो सरकारी टीवी का रिपोर्टर है तो उस पर जो है वो तशद्दुद भी किया गया मुबैना तौर पे, और जो है वो सख्त जुमलों का जो है इस्तेमाल किया गया, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि गाली गलौज जो है वो रिपोर्टर का क्या कहना है? ये सूरत हाल है लाहौर। मैं जानना चाहता हूँ सरकारी रिपोर्टर का आप क्या कहना है? जी गुज़श्ता रात जो है वो सरकारी रिपोर्टर को पुलिस ने छोड़ दिया था। तकरीबन सहाफ़ी तंजीमें जितनी भी हैं लाहौर शहर की वो थाने के बाहर जो है वो मौजूद थी, लेकिन सरकारी रिपोर्टर का कहना है कि बारहा उसने ये बताया, अपना कार्ड भी दिखाया, और वो दफ्तर के लिए जो है वो तैयार होकर रवाना हो रहा था कि जब रेड उनके घर पे पड़ी तो उसको वहाँ से उठा लिया गया। तो उसका कहना है कि बारहा बताने के बावजूद जो है वो पुलिस। चले, मैं ज़ैन आपसे मज़ीद भी कुछ मुझे सवाल करना है एक आध, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा रुख करता हूँ स्टूडियो का। अलमदार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल एक चैलेंज दिया गया वज़ीर इत्तलात की जानिब से। उस चैलेंज ये था कि स्टेडियम भर के दिखा दें, और उसको कबूल भी कर लिया गया। परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, उनके बयानात सामने आए, और वो कहते हैं, बल्कि परवेज़ रशीद ने तो ये पूछा है, सवाल कर दिया उनसे कि कितने मिनट में वो इस्तीफ़ा दे देंगे अगर वो स्टेडियम भर गया। तो ये जो सूरत हाल है ये सियासी हवाले से किस तरफ जाती नज़र आई और कैसे देख रहे हैं आप? राना साहब, होता ये है कि जब भी हुकूमत में होते हैं और जो अपोजिशन में होते हैं, जब अपोजिशन निकलने लगती है वो अपना एक बयानिया देती है, अपना एक मोटो देती है, तो उसको उस बयानिए को यानी कि कमज़ोर करने के लिए, उनकी उस तहरीक को कमज़ोर करने के लिए हुकूमत, ये एक सियासी बयानबाजी जो होती है ये होती रहती है। और आपको पता है वफाकी वज़ीर इत्तलात का काम ही यही है कि उन्होंने हुकूमत की तर्जमानी करते हुए आवाम को उस बयानिए से आवाम की तवज्जो हटानी है कि जी ये तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी करप्शन बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो यही बयान देंगे कि जी ये जिन्ना स्टेडियम भर के दिखाएं। अब ये है कि ये अवाम के उस मोरल को कम करने की यानी कि करेंगे कि अवाम ना आए, लेकिन यानी वरना इसका कोई मकसद नहीं है, सियासी बयानबाजी। दूसरी तरफ अपोजिशन, अब आपको पता है कि अपोजिशन का पहला जलसा है, तो अपोजिशन भी अपने कारकुनान को और अवाम को गरमान उनका यानी कि जज्बा उसके लिए कहे कि जी ये चैलेंज हम कबूल करते हैं, हम जलसा भर के दिखाएंगे। अब वो ये होता है कि अपोजिशन को, मेरे ख्याल में ये जो चैलेंज हुआ है, मेरे अपनी राय में अपोजिशन भी इसका थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि अपोजिशन उसको एक स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करेगी। देखिए जी, कारकुनान को ये कहा जा रहा है कि देखिए हमें चैलेंज हो गया तो आप आएँ,
آپ دوستوں کے ساتھ آئیں, اپنے فیملیز کے ساتھ آئیں, نکلیں تاکہ ہم یہ جو ہمیں چیلنج دیا گیا اس کو بھی قبول کریں اور ہم ایک بڑا جلسہ کریں. تو یہ ایک سیاسی بیان بازی چلتی رہتی ہے اور حکومت اپوزیشن کا یہ چلتا ہے کہ وہ تحریک کو میں عدنان صاحب سے جانتا ہوں. عدنان سر, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جملے یا چیلنج کے لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے یا واقعی اس کے کوئی اثرات بھی ہوں گے, کسی کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں, یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپوزیشن اس چیلنج کو قبول کر کے زیادہ متحرک ہوگی, لیکن یہ کہ وزیر اطلاعات جو ہوتے ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں, آئی بی کی رپورٹس آتی ہیں, اسپیشل برانچ کی آتی ہیں, تو انہیں رپورٹس آئی ہوں گی کہ کوئی زیادہ جوش و خروش نہیں ہے اور زیادہ بڑا مجمع نہیں ہوگا, تو اسی لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہوگا. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ حقائق کے مبنی ان پہ ان کا یہ بیان ہے؟ ان کو جو حقائق جس طرح پیش کیے جاتے ہیں آفیسرز کے تھرو, ان کو اس کی بیس پہ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے ان کی. ہو سکتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے صحیح رپورٹ نہ ان کو دی ہو, لیکن بہرحال انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے, اگر وہ پورا نہیں ہو سکا ان کا تو وہ ان کو شرمندگی تو اٹھانی پڑے گی. میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ کسی ایک کو اگر چیلنج کیا گیا اور چیلنج قبول ہو گیا اور اس کے بعد کوئی ایک تو ایسا ہے جو چیلنج جیتے گا, تو وہ اس کے برعکس شرمندگی ہی اٹھانا پڑے گی یا واقعی ان کے کوئی اثرات بھی ہوں گے؟ کوئی اثرات نہیں ہوں گے. سیاست میں عزت آنی جانی چیز ہے, آدمی کو ڈھیٹ ہونا چاہیے. کو ڈیٹ ہونا چاہیے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے یہ بولا کہ یہ گرفتاریاں یا پکڑ دکڑ جو ہے وہ ایک کامن سی چیز ہے اور اتنی اہمیت کی حامل بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اتنا ہو رہا ہے, لیکن زین یہ بتا رہے ہیں کہ کل ایک سرکاری ٹی وی کے رپورٹر کے کوئی بھائی یا والد صاحب جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پولیس اٹھانے آئی اور اسی رپورٹر کو لے گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صورتحال وہاں پہ ہے اچھی خاصی؟ اچھی خاصی تو نہیں ہے, اکا دکا باتیں ہیں. اصل میں جب مریم پہلے نیب کے دفتر آئی تھیں تو آپ کو پتہ ہے اپنی گاڑی میں پتھر رکھ کے لائی تھیں اور کارکنوں نے پتھر بازی کی تھی. تو اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں پولیس کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو تقریب کاری کر سکتے ہیں, پتھراؤ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کر سکتے ہیں, تو وہ ان کو عارضی طور پہ کنٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب انہوں نے اپنے دور میں سارے اپنے ورکرز کو اگر پی ٹی وی میں ملازم رکھ لیا ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اب وہ اگر اس کا باپ بھی نون لیگ کا ورکر ہے, یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا رپورٹر ہونا بھی شاید کہیں نہ کہیں نون لیگ کی وجہ سے ہے, تو یہ کوئی صحافت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ ایکٹیوسٹ ہیں نون لیگ کے, اسی بنیاد سے فارشی بنیاد پہ اسے بھرتی کیا گیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے, اصل جو چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ پرامن طریقے سے ہو جائے. جو جلسہ ہے اگر تو یہ پرامن طریقے سے ہو گیا تو حکومت کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عدنان سر, ایک گفتگو تو میں ضرور چاہوں گا, آپ کا تبصرہ ضرور چاہوں گا کہ دعوے ہٹا دیے جائیں, باتیں بیانیاں ہٹا دیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالیہ جو صورتحال ہے مہنگائی کی وہ کوئی اثر انداز ہوگی یا اس کی وجہ سے کوئی اٹریکشن بڑھے گی وہاں پہ تعداد بڑھنے کے حوالے سے عوام کی آمد میں؟ بالکل بڑھے گی. یہ جو سب سے بڑا اپوزیشن سے زیادہ بڑا خطرہ حکومت کو مہنگائی ہے. یہ جو چیزوں میں بہت زیادہ قیمتوں میں 2 سال میں تقریباً چیزیں جو ہیں 50% اس میں اضافہ ہوا ہے. بعض چیزیں جو ہے کھانے پینے کی ان کی قیمتیں تو ڈبل ہو گئی. اس سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں اور اگر حکومت نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بڑے اقدامات نہ کیے تو پھر اپوزیشن کی تحریک زور پکڑتی چلی جائے گی. اس کا ضرور امپیکٹ ہوگا. یعنی یہ امپیکٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. میں ذرا زین سے پوچھنا چاہوں گا. اگر ایک منٹ مجھے دے دیں. عدنان صاحب نے ایک بات کی ہے کیونکہ ہم خود بھی صحافتی دوستوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور میرے خیال میں ان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے جو کہا کہ وہ رپورٹر کے حوالے سے. دیکھیں عدنان صاحب کہ ہر صحافی جو بھی ہے اس کی کسی نہ کسی پارٹی سے ایک تعلق ہے, مثلا افیلیشنز ہوتی ہیں اپنی جگہ, لیکن اس نقطہ نظر کو کہ جب زین نے بتایا بھی ہے کہ اس نے جب اپنا صحافتی کارڈ دکھا دیا اور پھر سرکاری ٹی وی کا, تو میرے خیال میں اس کے بعد اس کا احترام بنتا ہے. وہ معاشرے کا ایک اہم ستون کا رکن ہے, وہ ایک معاشرے کی آنکھ بھی ہے. بالکل, تو اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا عدنان صاحب کی. تو اس میں تھوڑا سا یہ آپ کی رائے ہے, ان کی رائے ہے, اس میں میں کرٹیسائز کرنے کے حق میں کوئی نہیں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور انہوں نے بولا اکا دکا ہو رہی ہے. لیکن زین یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صورتحال ایسی رہی ہے. لیکن زین میں مزید آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, میں نے بولا تھا کہ میں کچھ سوال ضرور کروں گا, اور اس میں یہ ہے کہ واقعی جو صورتحال بن گئی ہے اور مہنگائی کا بھی ایک فیکٹر ہے جو عوام کی تعداد بڑھانے میں کہیں نہ کہیں شامل ہوگا, تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے بھی کوئی لائحہ عمل اختیار کیا ہے؟ اس کا کیا لائحہ عمل, کوئی پلان؟ رانا صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3 دن ہو گئے کہ جاتی امرا کا جو علاقہ ہے
वहाँ पे कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। आज की इतलात ये हैं कि जो बाबू साबू चौक है, जो रूट मैंने आपको बताया, उसको बंद करने के लिए बंद रोड पे वहाँ पे भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से इंतजामात मुकम्मल हैं। पुलिस का ये कहना है कि वक्त पे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये कंटेनर्स जो है इनको लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अभी तो रास्ते जो हैं वो खुले हैं, लेकिन शायद ऐसा हो कि जब नमाज जुमा के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी आज यहीं से निकल रहे हैं लाहौर से ही, और मरीम नवाज़ जाती उमरा से निकल रही हैं, तो शायद ऐसा हो कि जो रास्ते हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि एक जानी तो इजाज़त हो सकता है कि अगर उन्हें तादाद बढ़ती हुई नजर आई, का कोई जवाब नहीं बनता। अगर कोई तादाद बढ़ती नजर आई तो शायद कोई एक्शन हो। बिल्कुल, अगर मरीम नवाज़ के साथ जाती उमरा से जो काफ़िला है उसकी तादाद ज़्यादा होगी तो जो बाबू साबू का रूट है, बाबू साहब भी पहुंचने पे जो है वो कंटेनर्स खड़े हैं, बल्कि जाती उमरा पे भी कंटेनर्स जो हैं वो खड़े किए गए हैं। तो जो है मौलाना फजलुर रहमान का आपने जिक्र किया, तो जैन मौलाना का जिक्र किया आपने, मैं चाहूँगा कि उनका थोड़ा प्लान कुछ बता देंगे। जी बिल्कुल, मौलाना जो है वो भी लाहौर से बरास्ता जीटी रोड जो है वो गुजरांवाला जाएंगे और नमाज जुम्मा के बाद मीनार पाकिस्तान से आज़ादी चौक से जो है वो मौलाना गुजरांवाला जलसा के लिए रवाना होंगे। इधर से जाती उमरा से मरियम रवाना होंगी और जो मौलाना फजलुर रहमान है वो आज़ादी चौक से रवाना होंगे और दीगर जमातों की कोई नुमाइंदगी साथ है उनके? बड़ी तादाद जो है वो कोई दीगर जमातों के नुमाइंदे होंगे? रान साहब, बाकी जमातों की तो देखिए इक्का दुक्का कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन ये 3 जमातें जो हैं वो पीडीएम में अहमियत के हामिल हैं। नून लीग लाहौर से निकल रही है, मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से निकल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बिल्कुल वो तो लाला मूसा से वो काफिला रवाना होगा। बहरहाल लाला मूसा से अहमियत की हामिल होना अपनी जगह पे है, किरदार तो उन जमातों का भी होगा ना। बहुत शुक्रिया जैन, हमें हालात बता रहे थे आप लाहौर से। थैंक्स अ लॉट, आपने वक्त दिया। मैं अलमदार आपकी जानिब आऊँगा और अब मैं थोड़ा सा जो टॉपिक या वो हेडलाइंस जो आपके सामने रखने लगा हूँ वो है दहशत गर्दी के हवाले से। दहशत गर्दों से मुकाबला हुआ ओमाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस का, और 7 FC एहलकार और 7 गार्ड शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों का भी भारी नुकसान हुआ और OGDCL के अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ये एक दोबारा से लहर उठी है। और इसी के साथ एक और वाक़या, शुमाली वज़ीरिस्तान में सुरंग धमाके में पाक फ़ौज के कैप्टन और 5 जवान शहीद हो गए। तो ये एकदम से दोबारा ये सूरत हाल जो सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फोर्सेस को सलाम है कि जिस पुरअमन माहौल में हम रहते हैं इसका सेहरा उन्हें ही जाता है। तो इसको अब कैसे देख रहे हैं ये शोहदा को? बिल्कुल, सबसे पहले तो पाक फ़ौज, क्योंकि हमारे ही वो भाई, वो भी किसी माँ के बेटे होते हैं, बहन के भाई होते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं कि वो हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए वहाँ पर अपनी जानें निछावर करते हैं, निछावर की उन्होंने, हम उनको सलाम पेश करते हैं। दूसरा बात ये है कि जो दहशत गर्दी है ये एक ऐसा नासूर है राना साहब कि इसके ख़िलाफ़ पूरी कौम को तमाम तर अपने इख्तलाफात भुला कर मुत्तहिद होनागा इस दहशत गर्दाना सोच और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, तभी हम इस नासूर से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में दहशत गर्दी का होना, मसलन आप देखें कि मेरे ख्याल में हम किस वाक़ये का जिक्र करें कि बिल्कुल दिल एक तवील दास्तान होता है, बिल्कुल तवील दास्तान है, लेकिन हमारी पाक फ़ौज में हमारे जो इदारे हैं उन्होंने हमेशा एक अहम किरदार अदा किया और आज तक पाकिस्तान अगर महफूज है, पाकिस्तान अगर सलामत है तो इन्हीं नौजवानों की शहादतों और कुर्बानियों से है। तो मेरे ख्याल में हमें एक तो इन जवानों की हौसला अफजाई इनके ख़ानदानों की करनी चाहिए, जाके उनके साथ उनके गम में बराबर के शरीक हूँ, और साथ साथ जो दहशतगर्द है या सोच रखते हैं, उनके सहूलतकार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हमें मुत्तहिद होना होगा और एक एक की निशानदेही करके अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से ऐसे बंदों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं ज़रा अदनान साहब की जानिब जाना चाहूँगा। अदनान साहब, कैसे देख रहे हैं यानी ये हालिया सूरत हाल और जिस तरह ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, कैंपेन और तहरीकें चल रही हैं और मुल्क के जो हालात हैं, ऐसी सूरत हाल में दहशत गर्दी की ये कार्रवाई और इतने सिपाही और जवान जो हैं वो शहीद हो गए, गार्ड्स शहीद हो गए, तो ये सारी की सारी सूरत हाल किन अनासर की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है और ताने बाने? देखिए, ये चंद हफ्तों से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर से वज़ीरिस्तान के इलाके में,
کیونکہ جو تحریک طالبان پاکستان جسے انڈیا سپانسر کرتا ہے اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS اسے سپانسر کرتی ہے، اور وہاں پر جیسے کہ معید یوسف نے بھی انڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں بتایا کہ را نے ان کو پیسے دے کر اس کے جو متفرق گروپ تھے جو کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، مختلف گروہوں میں بٹ گئی تھی، انہیں یکجا کیا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف ایک نیا دہشت گردی کا حملہ شروع کیا جائے. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آئے روز حملے ہوتے ہیں سیکورٹی فورسز پہ وزیرستان میں، اور وہاں ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو یہ ایک کمپین اب بلوچستان میں بھی آپ دیکھیے کہ پہلے بھی یہ وقفے سے حملے جاری رہتے ہیں، خاص طور سے جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پر. تو اس کے پیچھے انڈیا ہے، را ہے، اور انہوں نے اب چاروں طرف سے جیسے ہائیبرڈ وار کہا نا، انہوں نے مخلوط جنگ. بالکل، اور یہ سول اور عسکری قیادت بار بار اس کا کہہ رہی ہے. جی آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں ہائیبرڈ جنگ کا سامنا ہے. اس میں میڈیا کے ذریعے ایک بیانیہ فوج کے خلاف دیا جا رہا ہے کہ تاکہ عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف اکسایا جائے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے، اور عوام اور فوج میں ایسے فاصلہ پیدا کیا جائے کہ ملک میں خانہ جنگی جیسے وہ حالات پیدا ہو جائیں جیسے شام اور لیبیا میں ہوئے تھے. اسی طرح دہشت گردی کا حملہ کر کے ایک پینک کریٹ کی جا رہی ہے. کراچی میں آپ دیکھیے کہ جو فرقہ وارانہ بنیاد، اور بلکہ میں ایک واقعہ، بلکہ ایک شاہ سرخی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو اخبارات کا حصہ ہے، وہ خبر بھی کہ ہائیبرڈ وار کے حوالے سے سابق بھارتی میجر گورو آریہ، ان کی ایک سازش بھی جو ہے وہ ناکام کی گئی ہے، جس میں وہ سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے نام سے جاری جعلی خط کا پول کھل گیا ہے. یعنی بھارت تو واقعی بہت متحرک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے سیاستدان بھی اعلی کار ہیں، جس طرح نواز شریف نے فوج پہ اٹیک کیا ہے، عدلیہ پہ اٹیک کیا ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے ریاست سے اب اوپر ایک ریاست بنائی ہوئی ہے، یعنی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. تو یہ چاروں طرف سے انڈیا کے ساتھ جو لنکڈ لوگ ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ بلوچ علیحدگی پسند ہوں، چاہے TTP کے لوگ ہوں، انہوں نے ایک مخلوط جنگ کا آغاز کیا اور ملک میں یعنی ایسا بیانیہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. بالکل 100% ہوتا ہے. یہ ایک منظم سازش ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں افراتفری کے حالات پیدا کیے جائیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مفلوج کر دیا جائے، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، یہاں معاشی ترقی نہ ہو، تاکہ یہ بالکل گھٹنوں پر آ جائے اپنے ہمارے سامنے. اور انڈیا جو اس وقت بہت برے حالات میں ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اور جو ان کے چین کے ساتھ کشمکش ہیں، انہیں یہ ہے کہ اس دوران پاکستان مستحکم نہ ہونے پائے اور پاکستان افراتفری اور انتشار کا شکار ہے. اور دفتر خارجہ کا بھی تو بیان آیا ہے، ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ان حالات میں بھارت سے کوئی مذاکرات ممکن نہیں. بالکل 100% ممکن نہیں ہے اور ہونے بھی نہیں چاہیے. جب تک اگر ہم بھارت سے مذاکرات کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کیا میسج دیں گے کہ ہم نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ہم نے ان کو دغا دی ہے، وہ لوگ وہاں کرفیو کی حالت میں ہیں اور وہاں پر وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ دوستی کی پنگے بڑھا رہے ہیں بھارت کے ساتھ. ہمیں تو بھارت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس موقع کے اوپر، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اخلاقی طور پہ، صفاتی طور پہ، سیاسی طور پہ ایک سالڈ. صحیح. عدنان صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ. علمدار، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے، آپ کی آمد کا بھی شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.